नहीं रहे जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र। लंबे अरसे से चल रहे थे बीमार। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस। सीएम नीतीश ने निधन पर जताया शोक। आज हिमाचल प्रदेश को पीएम मोदी की सौगात। 11,281 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय की इसी के साथ बैठक। रैलियों को रोकने पर हो सकता है बड़ा फैसला। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। देश के बड़े दवा कारोबारी और राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे किंग महेंद्र ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में देर रात के बाद तकरीबन 12:30 बजे अंतिम सांस ली। वहीं पिछले कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। अपनी तबीयत खराब होने की वजह से जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र संसद के शीतकालीन सत्र में भी शामिल नहीं हो पाए थे। बिहार से आने वाले किंग महेंद्र कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति शुरू करने के बाद आरजेडी के साथ जुड़े थे और फिर राज्यसभा पहुंचे थे। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता चली गई थी तो किंग महेंद्र ने नीतीश कुमार का साथ लिया और फिर जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा गए। राज्यसभा का उनका मौजूदा कार्यकाल अभी 2 साल तक बचा हुआ था, लेकिन बता दें कि किंग महेंद्र की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया था। चलिए, एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बॉयलर की सफाई नहीं होने पर हुई विस्फोट। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां फैक्ट्री मालिक समेत 6 पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पीएम और सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर बॉयलर मामले को लेकर के आपको बता दें कि एक नई बात सामने आ रही है। इसमें बॉयलर की सफाई नहीं होने की बात सामने आ रही है और इस पूरे मामले में 6 पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद देश के कई दिग्गज नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया था और उन्होंने साफ तौर पर जांच के आदेश दिए थे। और देखिए, ये बात सामने आ रही है अब कि बॉयलर की सफाई नहीं हुई थी, इसी वजह से विस्फोट हुआ था। फैक्ट्री के मालिक पर एफआईआर दर्ज किया गया है, साथ ही 6 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल ये ब्लास्ट इतना बड़ा था, ये ब्लास्ट इतनी भयावह थी कि इसकी तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से छत के फरकच्चे उड़ गए थे, छत पूरी तरीके से धराशायी हो गया था, सामान किस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये बॉयलर जब फटा तो किस तरीके का नजारा, किस तरीके की तस्वीर रही थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, बेहद ही दुख भयावह हादसा हुआ और इस भयावह हादसे को लेकर जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि फैक्ट्री के मालिक समेत 6 लोगों पर एफआईआर हुई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, जैसा कि कल बेला में नूडल्स फैक्ट्री में जिस तरह से बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, उस मामले में पुलिस ने लगभग 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिसमें फैक्ट्री के मालिक भी हैं, उनकी पत्नी भी है, साथ ही फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं, सुपरवाइजर है, टेक्नीशियन है और बॉयलर ऑपरेटर, इन सबों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के मालिक अभी फरार हैं। रुपेश, ये बताइए कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन जो लोग फिलहाल घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? घायल लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें लगभग 4 लोगों की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। और आपको बता दें कि खुद तिरहुत जोन के आईजी गणेश कुमार कल देर शाम मौके पे जाके जायजा लिए, साथ ही मंत्री शहनवाज हुसैन भी आए और साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी भी बेला इंडस्ट्री में कंपनियां हैं सभी के बॉयलर को चेक किया जाएगा और अगर दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बिल्कुल रुपेश, हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है, जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? हालांकि सीएम ने मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन परिजन क्या कह रहे हैं? कल की तो स्थिति ऐसी थी कि
पूरा चीख पुकार मचा हुआ था, जिस तरह से कई शख्स तो ऐसे थे जिनके चित्रे उड़े हुए थे। और अभी भी 7 में से लगभग 5 लोगों की जो मृतक है, 5 की पहचान हो चुकी है, लेकिन 2 की पहचान की जा रही है। अब तक 2 की पहचान नहीं हो पाई और परिजनों का तो रोडों का हाल बुरा है। परिजन ढूंढ रहे हैं अपने जो भी रिश्तेदार हैं, उनको ढूंढ रहे हैं जो काम करने आए। चलिए रुपेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अपडेट मुजफ्फरपुर बॉयलर मामले में सामने आई, जहां पर फैक्ट्री मालिक के साथ साथ 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही हमारे संवाददाता ने बताया जिस तरीके से जो घायल हैं उनमें से 4 लोगों की स्थिति जो है फिलहाल सीरियस बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो खुद हुसैन भी नजर बनाए हुए उद्योग मंत्री हैं बिहार के, और ऐसे में सीएम ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। तो स्थितियों को अगर हम कह दें तो लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में कार्रवाई भी हुई है। फैक्ट्री मालिक पर एफआईआर और सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में ज्वेलरी लूटने के क्रम में अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं एक कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। 2 की संख्या में आए अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। मृतक का नाम मनीष कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही कंकड़बाग थाना की पुलिस और सदर एएसपी पहुंचकर लूट की पुष्टि उन्होंने की है और कितने की लूट हुई है इसका सही आंकलन अभी नहीं हो पाया है। दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लूट घुसा था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि एक महिला जो यहाँ पे स्टाफ का काम करती हैं, वो महिला अंदर ही थी और उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको लेने आए थे। तो जैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया कि अंदर लूट का घटना हो रहा है या उनके मिसेज अंदर हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि उनको बचाने का एक इंस्टिंक्ट हर बंदे के अंदर होता है, किसी के रिलेटिव का भी हो। तो जैसे ही वो घुसे तो उनमें से जो एक अपराधी था वो गेट के बगल में था और जैसे ही गेट के बगल में था वो गेट उसको लगा, वो इम्बैलेंस होके गिरने लगा और उसको इंटरप्रेट हुआ कि ये मेरे को जो है पकड़ लेंगे या मार देंगे या इस टाइप से विफल हो जाएगा वो। तो उसके बाद एकदम से उसने उसको फायर कर दिया, जिसके क्रम में जो है उनके हस्बैंड थे, जो महिला स्टाफर थी, उनके हस्बैंड को गोली लग गई और इलाज के क्रम में उनको फटाफट राजेश्वर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। पटना के अटल पथ पर एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही कार ने स्कूटी सवार और एक बाइक सवार को धक्का मार दिया, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 4 लोग भागने में सफल हो गए। भागलपुर में शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कदवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के चेहरे पर धारदार हथियार के निशान भी देखे गए हैं। मामले में एसडीपीओ ने बताया है कि पहली दृश्य में यह गला दबाकर हत्या का मामला लग रहा है। हाँ, एक अज्ञात डेड बॉडी मिला था, इधर है आपका कदवा थाना क्षेत्र में। तो वहाँ हम लोग जा कर के उसका मुआयना वगैरह किए थे। बहुत देर तक सबका पहचान नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सबका पहचान हुआ। उनका नाम हम सब क्लियर हो चुका है। सूचना यह है कि कल शाम को 6 बजे से घर से वो लापता थे और सुबह में डेड बॉडी मिला है। तो डेड बॉडी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोंट के उनकी हत्या की गई है, लेकिन सर पे खून बहता हुआ जख्म भी है। तो वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का, मतलब किस हथियार से है जख्म हुआ है। पटना पुलिस ने एक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह किराए के मकान में रहकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्य सहित चोरी के सामान खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह को चाचा भतीजा और एक अन्य सदस्य मिलकर चलाते थे। पुलिस ने गिरोह के पास से लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ साथ 2 देसी पिस्टल और गोलियां बरामद की है।
टीम का गठन हुआ जिसमें शास्त्री नगर के थानाध्यक्ष और कई सारे पदाधिकारी यहाँ के इन्वॉल्व थे और फाइनली इस केस का उद्भेदन हो पाया है, तो उसी के बारे में है। तो ये जो चोर थे हमें कई सारी जो भी घटनाएं हो रही थी वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ 3 गाड़ियों का ही यूज़ हो रहा था। एक स्कॉर्पियो यूज़ हो रही थी, एक स्कूटी यूज़ हो रही थी और एक बाइक यूज़ हो रही थी। तो हमें 24-25 की रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये स्कूटी, बाइक और वैसा सारा स्कॉर्पियो एक संदिग्ध हालत में अलकनंदा अपार्टमेंट के पास जो है मिला है रास्ते पर। तो वहाँ पर टीम गई, घेराबंदी किया और वहाँ पे जाकर के रेड किया, तो हमें उस गाड़ी में 3 लोग मिले और वो 3 अपराधी थे और उनके पास से हमें पिस्टल वगैरह भी 2 पिस्टल मिले हैं, 2 देसी पिस्टल मिले हैं और 4 लाइव गोलियाँ मिली हैं और 3 मैगजीन मिले। बेगूसराय में पुलिस ने जनहित एक्सप्रेस ट्रेन से जांच के दौरान एक बार फिर बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में चेकिंग के क्रम में बोगी में 4 बैग लावारिस हालत में बरामद किए गए। बैग को खोलकर देखने पर चारों बैग के अंदर से कुल 562 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन बाजार में 68,000 रुपए आंकी गई है। नालंदा में देर रात बदमाशों ने अस्थावा थाना इलाके के सोएवा नदी के समीप रेल पुल निर्माण कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की चाकू से गूंथकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक के पुत्र सोनू कुमार ने बताया है कि रात करीब 1 बजे वह ड्यूटी पर था और उसने अपने पिता को नहीं देखा। उसके बाद वह सड़क की तरफ गया जहां उसके पिता को खून से लथपथ पाया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि जब सबको अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। हमारा यही लग रहा है कि साजिश रच कर इस हत्या को करवाया गया है। अगला बार जो मैटर हुआ था अस्थामा में, तो उसमें एक लड़का को हत्या हुई थी, उसमें निर्दोषी को इसको फंसाया गया था, इसको भाई को, उसी को अंदाज में इनको लगता है हत्या कराया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर भागलपुर के कतरनी चूड़ा का स्वाद इस साल भी प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति समेत देश के कई नेता चखेंगे। 10 जनवरी तक दिल्ली के बिहार भवन में सभी विशिष्ट लोगों के लिए 1 किलो का 200 पैकेट कतरनी चूड़ा भेजा जाएगा। मकर संक्रांति पर भागलपुर की कतरनी चूड़ा बिहार का पसंदीदा सौगात माना जाता है। साथ ही देश भर के कई लोग भागलपुरी कतरनी चूड़ा का स्वाद चखते हैं, लेकिन जिस तरह से भागलपुर का कतरनी चूड़ा प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग मिलने की भी आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा आयोग के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने कहा है कि भागलपुर के कतरनी चूड़ा को भी जीआई टैग जल्द मिलेगा। बिहार भवन से जैसे ही परंपरा रही है, बिहार भवन हम लोग भेजते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, यहाँ का जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा, तो वो हम लोग बिहार भवन भेजेंगे और वहाँ से फिर जो रेजिडेंट कमिश्नर मैडम का ऑफिस है, वहाँ से फिर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को वो भेजा जाता है। हमको लग रहा है कि जब मखान को मिल गया ना, तो कतरनी चूड़ा का भी जो है आगे चल के मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ अजब किस्म का सब उत्पादन है। यहाँ कतरनी है, चंपारण के मिर्चा नाम से चूड़ा है, कहीं आम का है, सब पहचान। भागलपुर का भी आम जो है, जर्दालू आम, इस सब का पहचान जो है बना है। और हम आपको बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो सभी चीज़ों को मंगाते हैं। भागलपुर से मुंगेर मिर्जा चौक तक 4,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 लेन सड़क की कागजी और रियायतों को भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है। जमीन देने वाले लोगों को 140 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया है। 4 लेन निर्माण का कार्य भागलपुर में जिच्छो विशनपुर से शुरू होगा और रसलपुर से मिर्जा चौकी के बाद 2 जगह टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 124 किलोमीटर लंबी सड़क का 98 किलोमीटर हिस्सा भागलपुर में बनेगा। इस सड़क के बन जाने से झारखंड और बंगाल जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यातायात के मार्ग भी सुगम हो जाएंगे। ये 4 लेन में भुगतान बहुत तेज़ गति से चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 140 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो विभिन्न रैयतों द्वारा नहीं ली जा रही है, उन लोगों ने लिखित में दे दिया है नोटिस कई बार करने के बाद, तो वो राशि हम लोग कोर्ट में भी जमा कर रहे हैं और 60 से ज़्यादा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंडी के पडल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए 11,281 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। जन संबोधन के बाद प्रधानमंत्री पडल मैदान में जो पंडाल है उसमें निवेशकों के साथ कुछ समय बिताएंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। मंडी में 2 घंटे के बाद करीब रुकने के बाद नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष और वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 27 दिसंबर को जिला मंडी के पडल मैदान में प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए 11,281 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और जोरों शोरों से हो रहा है और इस चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग एक अहम बैठक कर रहा है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे, जो केंद्र चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से अवगत करवाएंगे। चुनाव आयोग आज सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ यह बैठक करेगा। बैठक में रैलियों पर रोक लगाने का भी फैसला हो सकता है। तो ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इलेक्शन कमीशन की आज बैठक है और देखिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ईसी की बैठक है। ऐसे में आज इस बात पर भी निगाहें टिकी होंगी कि क्या रैलियों को रोकने पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, लगातार देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं? होना है और इसी वक्त ओमिक्रॉन का में जो दस्तक भी है और साथ ही साथ जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। इलेक्शन कमीशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो बैठक होने वाली है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अपनी पूरी स्थिति ओमिक्रॉन को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास रखेगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है इस पूरे मसले पर अपनी उनका जो फैसला है वो रखेगा। लेकिन पूरे आपको याद होगा पूजा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था उस वक्त भी कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो चरम पे थी। लगातार रिपोर्ट आ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी वहां चुनाव हुआ। लेकिन अभी जो 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है और उसको लेकर हालांकि कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की है और इसको लेकर खुद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि शादी विवाह है उसमें 200 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो, बड़े कार्यक्रम नहीं किए जाए। लेकिन सवाल ये है कि जहां जिस तरह के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं वहीं पर रैलियां भी हो रही हैं और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जब चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद जो वहाँ जो रिकॉर्ड कोरोना की जो वृद्धि हुई, जो केस सामने आए वो चिंताजनक थे और इसका असर पूरे देश में देखने को मिला है और इसको लेकर लगातार सरकार पे दबाव है। कई लोगों ने मांग रखी है और ये बात सरकार के सामने कही जा रही है कि कृपया आप चुनाव को फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दें। इसको लेकर दबाव है। पिछले दिनों कोर्ट ने भी कहा कि इस पूरे मसले को देखते हुए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भी विचार करने की जरूरत है। हालांकि इलेक्शन कमीशन आपने देखा होगा कई बार कहती है कि ठीक है हम कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करवाएंगे, लेकिन कोई भी कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं होता है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन रहा हो या पश्चिम बंगाल का इलेक्शन रहा हो या कोई भी इलेक्शन या रैलियां होती रही हैं, लेकिन कहीं पर कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। और ये पूरे देश में ये उदाहरण है कि जिस तरह से कोरोना के दौरान जो चुनाव हुए और उसके बाद बड़े पैमाने पर कोरोना जो फैला
तो ये चिंता का विषय है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज के बैठक के बाद इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बिल्कुल राजेश जी, आज बैठक के बाद इलेक्शन कमीशन एक बड़ा फैसला ले सकता है। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज एक अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में अगर बात करें तो कई राज्यों में हालांकि नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं, कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, न्यू ईयर और जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं मामले इसको लेकर के। लेकिन देखिए, अब आज इलेक्शन कमीशन की बैठक हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में उस पर लगाम लगेगी, क्या रैलियों पर लगाम लगेगी। तो आज बैठक के बाद इस बात पर फैसला हो जाएगा कि क्या रैलियों पर और चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जाना है या नहीं जाना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।